ठीक है, इट इज बेसिकली कॉमन इन बोथ, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंडिंग लॉस नहीं हुआ था ना हमारा, हुआ था क्या? नहीं, स्टार्ट विद दिस। ये वाला है ना तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग लॉस कि नहीं है अंडरस्टैंडिंग लॉस, ओके 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 ओके। आप लोगों को भी सिविक्स में जुडिशरी बोल के एक चैप्टर है और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली इसी से हैं, ठीक है। ओके, फटाफट से देखते हैं भाई साहब अंडरस्टैंडिंग लॉस। सो व्हाट, व्हाई डू यू थिंक इन अ सोसाइटी देयर शुड बी लॉस? एक सोसाइटी में लॉस क्यों होने चाहिए? क्या होगी? फाइटिंग कम होगी, और फाइटिंग ज्यादा भी हो सकती है ना। ओके, फाइटिंग कम होगी, क्राइम्स कम होंगे। क्राइम्स क्यों कम होंगे? क्राइम्स क्यों कम होंगे? फाइटिंग कम होगी या क्राइम्स क्यों कम होंगे? व्हाई वुड क्राइम्स बी लेस? क्राइम्स विल बी लेस, व्हाई? अगर सोसाइटी, हाँ, किसी को भी मार के जाएगा, तो बेसिकली लॉस क्या क्रिएट कर रहे हैं? लॉस के वजह से क्राइम्स या मारामारी या चोरी चकारी जो भी है वो कम क्यों हो जाएंगे? भाई तुमको छोटे से सिखाया जा रहा है ना, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को ऐसे ही मत मारो, सिखाया जा रहा है ना घर पे, ठीक है। इसके लिए तो तुमको हथकड़ी तो बांध नहीं रहा है, तुमको ये तामील तो दी जा रही है, ये शिक्षा तो तुमको मिल रही है, बट स्टिल व्हाई डू यू नीड लॉस? तो लॉ का इंपैक्ट क्या है? लॉ आपको क्या करता है? किसी भी क्राइम के लिए क्या करेगा? पनिश करेगा, ठीक है। और इस पनिशमेंट के डर से, फॉर फियर ऑफ गेटिंग पनिश्ड, पीपल विल नॉट कमिट क्राइम्स, ठीक है। तो आपका इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको सिखाया नहीं कि चोरी करनी बुरी बात है, झूठ बोलना गलत है, या किसी को ऐसे ही पीट देना बहुत ही क्राइम पूर्ण चीज है, ठीक है। तो ये हमको सिखाया गया है, लेकिन हम फिर भी चूक जाते हैं गुस्से में आकर, या प्रोवोकेटिव कोई एक्शन हम कर देते हैं, ठीक है। जिस किसी को गुस्सा आया, किसी के ऊपर मार दिया मैंने, गलत है ना। मुझे वो बहुत चीज अच्छी वो लग रही है, किसी और के पास है, मैंने चोरी कर दी, गलत है, ये मुझे भी मालूम है। जो चोरी कर रहा है उसको भी मालूम है वो गलत कर रहा है, ठीक है। लेकिन अपने आप को हम रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इफ देयर इज अ फियर ऑफ गेटिंग पनिश्ड, देन वी विल बी एबल टू स्टॉप आवरसेल्व्स, ठीक है। अगर पकड़े गए तो क्या, ठीक है। तो ये जो है, इसीलिए लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोसाइटिकल स्ट्रक्चर में। अगर लॉज नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं होगा। अगर लॉ के साथ ऑर्डर जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं ना, ठीक है, तो लॉ के साथ ऑर्डर जुड़ा होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग लॉज पीपल, you may be familiar with some laws such as those that specify, ठीक है, the age of marriage। अभी रुद्राक्ष को अभी शादी करनी है भाई साहब, कितनी उम्र हुई आपकी? 14। he is saying that no, I am liking a girl, I like a girl and I want to get married। will he be able to marry right now? No। if he does then there will be a problem, फिर वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो वो इलीगल मैरिज हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल मैरिज, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब 18 साल के पहले इट इज नॉट कंसिडर्ड दैट यू आर ऑफ अ साउंड माइंड एंड बॉडी। आप अगर किसी और के साथ घर बसा रहे हैं तो आपका माइंड और बॉडी साउंड होना चाहिए, ठीक है। ये 18 साल के पहले हम नहीं मान सकते। तो एज ऑफ मैरिज कौन डिसाइड करता है? लॉ, ठीक है। सो और क्या है भाई साहब आपका? द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट। आज की तारीख में आप वोट कर सकते हैं? नहीं, आपको और 4 साल लगेंगे बिफोर एन इलेक्शन कार्ड इज बेसिकली इशूड टू यू। तो और 4 साल बाद आप देश की सरकार को चुन सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ना ही आपको लाइसेंस मिलेगा, ना ही आपको भाई साहब वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी मेच्योर टू मेक डिसीजंस ऑन योर ओन। अभी भी आप पेरेंटल केयर में डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट कंसिडर्ड मेच्योर टू मेक डिसीजंस ऑन योर ओन बिफोर दिस एज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए शादी भी आपकी नहीं हो सकती है अभी लीगली, और आपको वोटर आईडी कार्ड भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक भी नहीं हो सकते हैं, ना ही प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और ना ही प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। समझ लो, तुम्हारे नाम पे कोई, तुम्हारे दादाजी ने प्रॉपर्टी कर दी है, तुम्हारे नाम पे है, लेकिन अभी भी तुम अभी 14 साल के हो, तो तुम्हारे नाम पे जो प्रॉपर्टी की गई है इसको तुम ना ही बेच सकते हो और ना ही इसको भाई साहब इसमें रह सकते हो डेफिनेटली, पर तुम इसको बेच नहीं सकते। यू कैन नॉट सेल इट, ठीक है। जब तक तुम 18 के नहीं हो जाओगे तब तक तुम इसको बेच नहीं सकते अनटिल अनलेस। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी भी आप 18 साल के बाद ही कर सकते हैं, अनटिल अनलेस
you are considered as adult, you cannot marry, you cannot get a voter ID card, and you cannot basically sell or purchase a property. ना ही तुम प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और ना ही तुम प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ठीक है। बंद तो करके आइए उसको भाई साहब, एक तो लेट आते हैं आप लोग। इधर इधर बैठिए, सब लोग एक ही साइड बैठे जा रहे, इधर बैठिए, ठीक है। वी नो दैट पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज, तो हमारा पार्लियामेंट भाई साहब लॉज बनाता है। पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे हुए हैं? लेजिस्लेचर, ठीक है, मतलब मिनिस्टर्स बैठे होते हैं और ये लॉज बनाते हैं, ठीक है। सो डज द लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये लॉ सब पे एप्लीकेबल होता है? तो आंसर इज यस, चाहे वो भाई साहब अंबानी हो या टाटा हो या कोई कॉमन मैन हो, इट विल बी अप्लाइड टू एवरीवन। ठीक है, लॉज विल बी एप्लीकेबल टू एवरीवन। सो यस, ऑल लॉज। हाउ डू द लॉज कम इनटू बीइंग? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या कुछ ऐसे लॉज भी हो सकते हैं जो अनपॉपुलर हो या कंट्रोवर्शियल हो? तो व्हाट डू वी मीन बाय अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? अनपॉपुलर मतलब जो लोगों को पसंद ना आए, और जो कंट्रोवर्शियल हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था फिर भी हुआ है, ऐसे तरह के लॉज। कंट्रोवर्शियल मतलब विरोधाभास, ठीक है, लोगों को ये पसंद नहीं है। सो कैन देयर बी लॉज विच आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल? क्या ऐसा लॉ हो सकता है जो अनपॉपुलर हो या कंट्रोवर्शियल हो? मिसाल के तौर पे डज एनीबडी नो एनी सच लॉज? हाँ, कौन सा बताइए? ओ बाप रे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई साहब। ओके, सो ही इज सेइंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यस दैट इज करेक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। डज एनीबडी नो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड अपार्ट फ्रॉम हिम? यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। क्या किसी को भी मालूम है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? नहीं मालूम? आप ही बताइए। नहीं मालूम? ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो लॉज अप्लाई होते हैं वो आप पे, मुझ पे, किसी पे भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इंडिया में मैरिज एक्ट जो है, ठीक है, इंडिया में जो मैरिज एक्ट है वो ये बोलता है कि आप अगर किसी से शादी करते हैं और अगर शादी नहीं जम रहा है तो उसके लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो डिवोर्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो 1 साल तक, ठीक है, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर हस्बैंड और वाइफ को एक साथ रहना पड़ता है। काफी सारे क्लॉजेस होते हैं, डिवोर्स ऐसे ही अप्रूव नहीं हो जाता है, ठीक है। आप कोर्ट में गए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में डिवोर्स फटाफट हो जाता है, लेकिन इंडिया में डिवोर्स, हम वी आर नॉट अ डिवोर्स फेवरिंग कल्चर, हम डिवोर्स को नहीं चाहते कि हो, ठीक है। तो अगर शादी हुई है तो 2 फैमिलीज कनेक्ट हुई हैं, लोग एक साथ रह रहे हैं, हो सकता है डिफरेंसेस हों, लेकिन उन डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग होती है, ठीक है, काउंसलिंग होती है, बहुत सारे तमाम प्रोसेसेस होते हैं। तो मैरिज के बाद जो डिवोर्स का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में, और ये सब पे अप्लाई होता है, चाहे आप पंजाबी हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप कैथलिक हो, सब पे, ठीक है। लेकिन एक कम्युनिटी है जहां पे इसको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। सो उनके हिसाब से उस कम्युनिटी में अगर हस्बैंड ने 3 बार डिवोर्स बोल दिया तो डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हस्बैंड ने 3 बार डिवोर्स बोल दिया तो डिवोर्स विल बी हैपनिंग, तो डिवोर्स हो जाएगा। इसके लिए कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, कोई मैरिज की रजिस्ट्रेशन या डी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसका मतलब क्या हो गया कि आप मैरिज एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग द मैरिज एक्ट। तो मैरिज एक्ट को अगर फॉलो नहीं करें तो बाकी सारी चीज भी आप फॉलो नहीं कर सकते, मतलब योर वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू योर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आप पे जो अप्लाई कर रहा है, जो मैरिज एक्ट आप पे एप्लीकेबल है, वही मैरिज एक्ट दूसरे कम्युनिटी पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली दिस इज, तो ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि दूसरे कम्युनिटी को ये पसंद नहीं है, ठीक है। दूसरे कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि हम, या बहुत सारे लोगों को दूसरे कम्युनिटी में ऐसा लग रहा है कि इट इज बेसिकली रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भी इंडिया में लोग हैं उन पे ये एप्लीकेबल है, तो इस कम्युनिटी पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल हियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। अभी होता क्या है, देखो इस कम्युनिटी में अगर आप 3 बार डिवोर्स बोलेंगे और डिवोर्स हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे औरतें होंगी जिनका डिवोर्स हो गया, और ज्यादा करके ये औरतें जो हैं तो पढ़ी लिखी नहीं है, इनको नौकरी नहीं मिलेगी, कहाँ जाएंगे ये, वेयर वुड दे सर्वाइव एंड हाउ वुड दे सर्वाइव, ठीक है। सो इनके लिए भाई साहब एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन
एक क्या हो जाएगा, डिवोर्सी पॉपुलेशन हो जाएगा, डिवोर्स वाला पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर क्राइम्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। अचानक भयानक में आपका फैमिली चल रहा है और आपको बोला जाए कि भाई साहब निकल जाओ घर से, डिवोर्स हो गया हमारा, मैंने डिवोर्स 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 3 बार बोल दिया, अभी निकलो, तो अभी ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। सो समाज में ये एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा करेंगे, समाज में एक बहुत बड़ा मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। क्योंकि देखो समाज में अगर सबके पास नौकरी है, अगर सबके पास काम धंधा है, तो समाज ठीक से चलेगा। अगर अचानक भयानक में किसी को घर से निकाल दिया जाए, या अचानक भयानक में किसी के पास कोई कामकाज ना हो या पैसा ना हो, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा जो डिवोर्सी क्राउड है, ये कहाँ जाएगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यस एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि दूसरे कम्युनिटी के लोग ये मानते हैं कि उनके फ्रीडम पे, उनके जो मतलब उनके जो मैरिज एक्ट हैं या उनके जो कस्टम्स हैं, उन पे रोक टोक लगाई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम यूनिवर्सली चीज़ों को सोचें तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। रिलीजन से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि भाई आबड़ ताबड़ लोग डिवोर्स देंगे, और अगर डिवोर्स देंगे, क्योंकि उनका जब शादी होता है तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इन केस अगर आप डिवोर्स जा रहे हैं तो इतनी रकम आपको अपने वाइफ को पे करना पड़ेगा, या वाइफ को अगर डिवोर्स देना है तो इतना रकम आपको हस्बैंड को देना पड़ेगा फाइनेंशियली। वो तो कोई भी दे देगा आज की तारीख में, है ना। सो दैट इज वन थिंग। सो दीज आर बेसिकली अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी एज सिटीजंस डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, तो द आंसर इज यस, ठीक है। आप चाहे भाई साहब अंबानी हो, टाटा हो या कॉमन मैन हो, द लॉज विल बी एप्लीकेबल टू ऑल। अगर आपने मर्डर किया है तो आप जेल जाएंगे, सिंपल है, ठीक है, अगर वो मर्डर प्रूव हो जाता है तो, ठीक है। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, so the answer is yes. The above is a clear case of violation of law. As you read in unit 1, members of the constituent assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent area India, ठीक है। arbitrary exercise मतलब क्या होता है, हम पावर में है तो हम कुछ भी करेंगे, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी ऐसा मतलब अगर हम मिनिस्ट्री में तो हम ये वाला लॉ निकाल देंगे, हम मिनिस्ट्री में तो ये वाला लॉ निकाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। दे देयरफॉर, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो सारे लोग इंडिपेंडेंट इंडिया में लॉ के भी आगे भाई साहब सब समान है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। तो मतलब लॉ के जो आपके नियम है जो आप पे अप्लाई होते हैं वो इन पे भी अप्लाई होते हैं, उन पे भी अप्लाई होते हैं, मुझ पे भी अप्लाई होते हैं, सब पे अप्लाई होते हैं, दे आर एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्संस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश की जा रही है। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्संस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के आधार पे कोई मतलब ये रिलीजन स्ट्रांग है, रिलीजन वीक है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। या रिलीजन के आधार पे हमारा कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। कास्ट और जेंडर, ठीक है, कास्ट या जेंडर इन सब के तहत कोई लॉज अलग नहीं होंगे, द लॉज विल बी द सेम, ठीक है। रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया या जेंडर हो गया, इस पे भाई साहब कोई भी डिविजन्स या डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होंगे। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. कोई भी भाई साहब लॉ के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। लॉ मीन्स दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजंस ऑफ द कंट्री, सारे जितने भी लॉज हैं सब पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी भाई साहब लॉ के ऊपर नहीं है। नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। इनमें से कोई भी भाई साहब लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है। ना ही गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो, ना ही कोई भाई साहब रिच पर्सन, और नॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, कोई भी यहाँ पे लॉ के ऊपर नहीं है, ठीक है। जस्ट वन मिनट पीपल। ओके पीपल, सो यहाँ पे ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो, ना ही कोई वेल्दी एंड रिच पर्सन, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। एवरीबडी हैज टू फॉलो लॉ, ठीक है। सो नोबडी इज अबव लॉ। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट as well as process through which the guilt of the person has to be established.
तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब रुद्राक्ष मुझे पसंद नहीं है, इसके ऊपर हम कुछ केस लगा देते हैं, इसको जेल में डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर रुद्राक्ष ने कोई क्राइम किया रहेगा तो मुझे उस क्राइम को कोर्ट में प्रूव करना रहेगा। देखिए, पुलिस जब अरेस्ट करती है तो पुलिस अरेस्ट करती है शक के बिना पे। तो रुद्राक्ष ने कोई क्राइम किया है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है, शक के बिना पे किया है। लेकिन अगर पुलिस इस क्राइम को प्रूव नहीं कर पा रही है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पुलिस कस्टडी में किसी टाइम तक उसको अंदर रख सकती है पूछताछ के लिए, उसके बियॉन्ड नहीं। अगर उसे जेल में भेजना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, मतलब वो आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसके क्राइम को आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनी क्राइम और वायलेशन, अगर कोई क्राइम हुआ है या वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है तो उसका पनिशमेंट तो है, लेकिन उस क्राइम को पहले कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, इट हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, ओके। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो पहले कैसा होता था एंशिएंट इंडिया में, पहले के इंडिया में, ये थोड़ा सा साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, ये थोड़ा सा मराठा साम्राज्य है, ये थोड़ा सा भाई साहब नवाब का साम्राज्य है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, अलग अलग एम्परर्स हुआ करते थे और उनके अलग अलग लॉज हुआ करते थे, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इनन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो बहुत सारे लॉज और ओवरलैपिंग लोकल लॉज। Different communities enjoy different degrees of autonomy in administering these laws amongst their own. तो अलग अलग लॉज हुआ करते थे भाई साहब, ठीक है, और अलग अलग कम्युनिटी अपने हिसाब से खेलते थे, ठीक है। जैसे ब्राह्मणों का भाई साहब दबदबा था समाज में, उन लोग बोलते थे शूद्र लोग कहीं पे यहाँ पे नहीं रहेंगे, सब मतलब गांव के बाहर रहेंगे, शूद्र लोगों को हम गांव के कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, ठीक है, ये सब था उनका, ठीक है। सो डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग लॉज चलती थी। एंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम, ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन। तो इन लॉज को करने के लिए भाई साहब इनकी अलग अलग जिद थी, ये अलग अलग तरीके से इन लॉज को इंप्लीमेंट करते थे, ठीक है, दे यूज्ड टू इंप्लीमेंट दीज लॉज। In some cases, the punishment that two persons receive for the same crime vary depending upon their caste background. समझ लो, एक पर्सन A है और ये लेट्स से हायर कास्ट का है, और एक पर्सन B है, ये समझ लो लोअर कास्ट का है, ठीक है। दोनों ने एक ही क्राइम किया है, दोनों ने एक टाइप का ही क्राइम किया है, मर्डर चोरी जो भी है एक टाइप का है। इसको बहुत सिवियर पनिशमेंट मिलता था और इसको थोड़े से पनिशमेंट में छोड़ दिया जाता था। क्या ये समझ में आ रहा है? सो लॉज वे डिस्क्रिमिनेटरी एज पर देयर कास्ट, एज पर देयर वेल्थ, ठीक है, इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन था। लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड, तो जो लोअर कास्ट के लोग माने जाते थे उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलता था सेम क्राइम के लिए, ठीक है, सेम क्राइम के लिए उनको बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाता था, ओके। दिस स्लोली बिगैन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगैन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो धीरे धीरे भाई साहब ये कॉलोनियल पीरियड में या ब्रिटिशर्स के अंडर जब हम आ गए तो ये चेंज होने लगा, ठीक है। दिस माइंडसेट स्टार्टेड टू चेंज, ओके। So it is often believed that it was the British colonists who introduced the rule of law in India. तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इंप्लीमेंट किया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इंप्लीमेंट किया। Historians have disputed this claim on several grounds, two of which include, ठीक है, colonial law was arbitrary, that is autocratic, ठीक है, मतलब जो colonial law था, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लॉ था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये उनको सपोर्ट करने वाला था। देखिए हिस्टोरियंस ये कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब ब्रिटिशर्स के वजह से हमारे अंदर लॉ की भावना आई है या लॉ स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्ररी, ठीक है, दैट इज ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ये ऑटोक्रेटिक था। द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया, और उनके हिसाब से जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट हुए थे, लोकमान्य तिलक भाई साहब, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे जितने भी लोग थे, दादा भाई नौरोजी, इन सब लोगों ने मिलकर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, लीगल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया फॉर द ब्रिटिशर्स टू इंप्लीमेंट लॉज इन इंडिया, ठीक है। One example of the arbitrariness that continued to exist as a part of British law is the Sedition Act of 1870. तो 1870 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम सेडिशन एक्ट बोलते हैं, ठीक है। The idea of sedition was very broadly understood with this act, ठीक है। Any person protesting or criticizing the British government could be arrested with due trial.
तो ब्रिटिशर्स ने भाई साहब एक लॉ पास किया था जिसको सेडिशन एक्ट बोलते हैं, और ये आर्बिट्रेरिज्म है, ठीक है। आर्बिट्रेरिज्म या ऑटोक्रेटिज्म मतलब क्या होता है, अपनी मनमानी करना। जो गवर्नमेंट है वो अपने लॉ लाती है अपने फायदे के लिए, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरिज्म, ठीक है, या ऑटोक्रेटिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज, ठीक है। तो ये आर्बिटरी, ठीक है, आर्बिटरी लॉज हैं। अपने जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसे ही लॉज निकालेंगे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें या ब्रिटिशर्स के रूल को सपोर्ट करें, और इसी को हम बोलते हैं आर्बिटरी, ठीक है। द आइडिया ऑफ सेडिशन, सेडिशन मतलब होता क्या है कि समझ लो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के खिलाफ कुछ लोग मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेडिशन। तो उनको अरेस्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, उनको कोई भी कोर्ट में ट्रायल किए हुए बिना उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेडिशन एक्ट बोलते हैं। द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज बैडली अंडरस्टूड बाय दिस एक्ट। इस सेडिशन के चलते क्या हुआ कि भाई साहब जो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई पीसफुल मार्च है समझो, ठीक है, लेकिन वहां पे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको अरेस्ट करके रखा जाएगा विदाउट एनी ट्रायल। अभी देखो किसी को अरेस्ट करना एक बात होती है और किसी को जेल में डालना दूसरी बात होती है। अरेस्ट आप पूछताछ के लिए कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन जेल में डालना एक दूसरी बात होती है, वो आफ्टर हिज क्राइम हैज बीन प्रूव्ड, वही तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक रूल निकाला, ठीक है, सेडिशन एक्ट, जिसके तहत अगर उनके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा होगा पीसफुल तरीके से ही सही, ठीक है, उसको भाई साहब पकड़ के लेके जाएंगे और उसको जेल में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल्स, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. तो arbitrary use मतलब क्या है भाई साहब, illegal use है, ठीक है। हमको ये लॉ लाना है तो हम लाए हैं, arbitrary use of authority by the British. They had also began fighter for greater equality. यार ठीक है। So they also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey as a। यहाँ पे इंडियन नेशनलिस्ट क्या करने लगे भाई साहब, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि कोई भी ताबड़तोड़ ब्रिटिशर्स के द्वारा उठा लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। ट्रायल बेसिकली क्या होता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट टू प्रूव योर इनोसेंस। अगर आपने भाई साहब कोई, जैसे मैं अगर बोलूँ तू बदमाशी कर रहा है ना, ये पहले इसका रिस्पॉन्स क्या होना, नहीं मैं नहीं कर रहा है, फिर मैं बोलूंगा नहीं तू कर रहा है, तो ये बोलेगा नहीं कर रहा है, तो हम जाकर सीसीटीवी देखेंगे भाई साहब है कि नहीं, सच में कर रहा है कि नहीं, तब आपका प्रूव होगा, ठीक है। सो अगर कोई भी अपने डिफेंस में बोलना चाहता है तो उसको बोलने का मौका दिया जाना, इसको बोलते हैं हम ट्रायल। तो कोर्ट में भाई साहब क्राइम प्रूव होना चाहिए तभी जाकर पनिशमेंट हम किसी पे एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो बिगैन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, तो लोग भाई साहब ग्रेटर इक्वालिटी के लिए फाइट करने लगे अंडर ब्रिटिश किंगडम and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई साहब बनने लगी। जैसा ये माना जा रहा है ना कि भाई देखो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, पहले तो ये बोला गया, कुछ हिस्टोरियंस बोल रहे हैं कि भाई साहब ब्रिटिशर्स ने लॉ को इंप्लीमेंट किया, ठीक है, लेकिन इंडिया में हिस्टोरियंस क्या बोल रहे हैं, नहीं, ब्रिटिशर्स ने लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया है, ब्रिटिशर्स ने लॉ को आर्बिटरी तरीके से इंप्लीमेंट किया, ठीक है, मतलब उनके फायदे के लिए, या उनको बोल सकते हैं हम ऑटोक्रेटिक। और इसी आर्बिटरी और ऑटोक्रेटिक रूल को अपोज करते हुए हमने अपने लॉज बनाए। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब विरोध करते हुए हमने अपने लॉज बनाए। कुछ लोगों का मानना है कि हिस्टोरियंस कुछ कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लॉ को इंडिया में इंप्लीमेंट किया, लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस ये बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा आर्बिटरी या ऑटोक्रेटिक थे लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कि हमारे यहाँ पे मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, और इसी प्रोटेस्ट के चलते हमने अपोज किया और इसी के चलते भाई साहब नए लॉज बने, ठीक है। दीज न्यू लॉज वेर बेसिकली फॉर्म, ठीक है। इज दिस बिल्डिंग सीन बाय एवरीबडी हियर? कहाँ पे ये? मुंबई में। और ये क्या है भाई साहब? हाई कोर्ट है, देखिए मुंबई हाई कोर्ट है बेसिकली, ठीक है। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. तो colonial courts होते थे, मतलब ब्रिटिश टाइम पे जो कोर्ट्स होते थे, तो इंडियन लीगल सिस्टम, मतलब अभी क्या होने लगा, बहुत सारे जितने भी इंडियंस हैं, दे स्टार्टेड रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉ, इनको भाई साहब लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है।
So by the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging. इंडियन लीगल प्रोफेशनल क्या होने लगा भाई साहब, इमर्ज होने लगा एंड डिमांडेड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स. और कॉलोनियल कोर्ट्स मतलब ब्रिटिश के कोर्ट्स में ये अपना रिस्पेक्ट डिमांड करने लगे. दे स्टार्टेड डिमांडिंग देयर रिस्पेक्ट. दे बिगैन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस. ठीक है. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. So Indian judges जो थे, they also started to Indian lawyers and Indian judges, both of them started contributing towards Indian law system. ठीक है. धीरे धीरे भाई साहब ये होने लगा. Therefore there were several ways in which Indians played a major role in the evolution of rule of law during the colonial period. तो evolution मतलब law का emergence होना, law का ऊपर आना. ठीक है. इसमें से ब्रिटिशर्स नहीं, इंडियन लॉयर्स भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे. ठीक है. विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगैन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. और यहां से भाई साहब लॉ चालू हुआ. देखिए कभी कभी क्या होता है समाज में, कोई चीज हम पे फोर्स की जाती है, तो फोर्स करने पे हम जिस तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं उससे भाई साहब लॉज बन जाते हैं. और यहाँ पे इंडिया में लॉज इसी से बने, ना कि ब्रिटिशर्स के थोपे गए लॉज है. ठीक है. ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाए थे वो उनके फायदे के लिए बनाए थे और वो ऑप्रेसिव थे, वो हमको ऑप्रेस कर रहे थे. और हमारे इंडियन सिस्टम में जब लॉयर्स और जजेस इवॉल्व हुए पढ़ लिख कर, तो उन्होंने इस चीज को समझा, जाना और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और फिर उससे बना हमारा लॉ का सिस्टम. ठीक है. हमारे लॉ का सिस्टम बना. एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं? जिनको हम भाई साहब इलेक्शन में चुनते हैं. तो हर साल बहुत सारे नए लॉज बनते हैं और जो पुराने लॉज हैं उनका रिवीजन होता है. दे आर बेसिकली रिवाइज्ड. ठीक है. इन योर क्लास 6 बुक यू रेड अबाउट द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. तो यहाँ पे भाई साहब हिंदू सक्सेशन मतलब क्या होता है? हिंदू मैरिज एक्ट में पहले क्या, सॉरी हिंदू मैरिज एक्ट तो नहीं, लेकिन आपके इंडिया में पहले लॉ था कि बेटियों को प्रॉपर्टीज में राइट नहीं था. ठीक है. बेटियों को माना जाता था इनकी शादी हो जाती तो ये दूसरा घर बसा लेते हैं, तो दे वुड नॉट हैव एनी राइट्स टू प्रॉपर्टी. लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है, द लेडीज इन द फैमिली विल हैव इक्वल राइट्स टू प्रॉपर्टी. ठीक है. सो ये एक अमेंडमेंट हुआ. अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी. द फैमिली प्रॉपर्टी में सबका इक्वल शेयर होगा. ठीक है. हाँ, अगर भाई साहब कोई लड़की आकर ये साइन कर दे कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी का कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है, उसका शेयर नहीं रहेगा. लेकिन जब तक वो जीवित है तब तक उसको अपना शेयर का पूरा हिस्सा मिलेगा. तो अगर किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो दोनों को 50-50% प्रॉपर्टी डिवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है. क्लियर? जो पहले नहीं होता था. तो ये एक अमेंडमेंट हुआ. ये बहुत सारे मतलब अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे लॉ में. तो पहले ये लॉ नहीं था हमारा भाई साहब. ज्यादा करके लड़कों को ही प्रॉपर्टी का अधिकार होता था, लड़कियों को नहीं. लेकिन ये इससे क्या हो गया, लड़कियों को भी अधिकार मिलने लगा. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनैक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. जैसे कंट्रोल पोल्यूशन के लिए कौन से न्यू लॉज हैं? आपके अगर गाड़ी में पीयूसी नहीं है तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा भाई साहब. दैट इज बेसिकली टू कंट्रोल पोल्यूशन. ठीक है. समझ में आ रहा है? ये दैट इज टू कंट्रोल पोल्यूशन. आपने सबके पास देखो गाड़ी में पीयूसी होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल. अगर आपने गाड़ी में पीयूसी नहीं करवाया है और अगर आपको भाई साहब किसी पुलिस वाले ने रोका है तो आपका चालान काट देगा. ठीक है. सो दिस इज टू प्रोवाइड पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भाई साहब आप किसी को भी अपनी कंपनी से ऐसे नहीं निकाल सकते. आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब दिस पर्सन वाज नॉट फिट टू डू अ जॉब इन माय कंपनी. ठीक है. तो एम्प्लॉयमेंट के भी बहुत सारे रूल्स निकाले गए. और जेंडर बेसिस मतलब समझ लो अगर ऑफिस में लड़के और लड़कियां दोनों एम्प्लॉयड हैं और दोनों से इक्वल काम कराया जा रहा है, तो पहले क्या होता था, इसको हायर पे दिया जाता था, इसको लोअर पे. So there was a gender discrimination with regards to their salary or payout. This was basically cancelled. So if the work is equal, the payment will also be equal. ठीक है? Clear है? So and provide employment. Okay. How do people come to think and propose that a new law is necessary? कैसे भाई साहब लोगों को पता चलता है कि एक नया लॉ जरूरी है? You will read more about this in the next section. So how do laws come about? पहली बात तो ये laws आते कहाँ से हैं और कैसे आते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं. ठीक है. द पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. पार्लियामेंट का भाई साहब एक बहुत बड़ा योगदान है इन मेकिंग लॉज. देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रीच द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ. तो बहुत सारे तरीकों से ये लॉज लाए जाते हैं और अलग अलग ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में
that raise the need for a particular law. An important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. ठीक है, तो पार्लियामेंट को भाई साहब सेंसिटिव होना पड़ता है जो प्रॉब्लम्स होते हैं फेस बाय पीपल उसके वजह से. ठीक है, लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ द इश्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? ज्यादा करके लड़कियां थोड़ी सी फिजिकली कमजोर होती हैं, भले ही मेंटली स्ट्रांग होती हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी सी फिजिकली कमजोर होती हैं. तो ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं जहां पे हस्बैंड्स पी पाकर आते हैं और मारा मारी करते हैं. ठीक है, या दे एनफोर्स. ठीक है, सो ये सारी चीजें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू उपद्रव. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि बहुत बुरी तरह से ब्रूटली किसी वाइफ को मारा गया है. ठीक है, तो इसके चलते क्या लॉज हैं? ठीक है, and the process adopted for this issue becomes law. As the above example shows, the role of citizens is crucial. तो यहाँ पे भाई साहब पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव टू इनटू लॉज. तो इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है लॉज बनाना, उन तक बातों को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है. ठीक है, देखो पार्लियामेंट में तो 543 लोग बैठे हुए हैं भाई साहब, है ना, तो लेकिन जो समस्याएं हैं वो बहुत नीचे लेवल पे हैं. ठीक है, और इन समस्याओं को वहां तक पहुंचाना है तभी जाकर लॉज बन सकता है. सो इट्स जस्ट नॉट द पार्लियामेंटेरियंस और द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु कैन बेसिकली फ्रेम लॉज. इट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजंस एज वेल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रेमिंग लॉज. तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस था वो घर घर में होता था. ठीक है, द रोल ऑफ सिटीजंस, यहाँ पे सिटीजंस का रोल क्रूशियल है इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम अ डिफरेंट कंसर्न्स दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज. ठीक है, from establishing the need for a new law to it being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. तो पहली बात तो क्या ये लॉ जरूरी है, पहले हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर लोगों के भाई साहब राय को जानते हैं. ठीक है, तो लोगों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इन पासिंग और फ्रेमिंग एनी काइंड ऑफ लॉ. ठीक है, सो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस था उसके ऊपर लोगों ने अपनी राय दी कि ये गलत है और इसके अगेंस्ट हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए. और फाइनली एक ऐसा लॉ पास हुआ है कि अगर कोई औरत या कोई फीमेल जाकर अपने ससुराल में हुए उत्पीड़न को रिपोर्ट करती है पुलिस में, तो पुलिस विदाउट ट्रायल पूरे ससुराल वाले के लोगों को अरेस्ट कर सकती है, सबके सब अंदर हो जाएंगे. ठीक है, अगर किसी महिला ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट किया कि शी हैज बीन अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो विदाउट एनी ट्रायल पूरे फैमिली को अरेस्ट किया जा सकता है, पुलिस अंदर डाल सकती है. ठीक है, सो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस व्हिच वाज हैपनिंग इन इंडियन सोसाइटी. ठीक है, सो इसमें भाई साहब हमारे कॉमन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है. द वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स. आप देखोगे कोई भी लॉ लाने के पहले माहौल बहुत गर्म हो जाता है, टीवी रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, लोगों की राय ली जाती है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स होते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं, लोकल मीटिंग्स होते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की राय जानी जाती है कि भाई साहब इज एवरीबडी सपोर्टिंग द लॉ और इज समबडी अगेंस्ट द लॉ एज वेल. ये सारी चीजें की जाती है. ठीक है, ओके, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल. तो इससे भाई साहब क्या होता है? एसेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल. तो इसका मतलब क्या है? पार्लियामेंट को आज सपना आया लॉ बनाना है तो लॉ बना देंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, पार्लियामेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो पार्लियामेंट को जब लगता है कि हाँ भाई साहब लोगों में बहुत सारा जागरूकता फैल रहा है और इस लॉ को लाना ही चाहिए, लोगों से हमने डिस्कस किया है थ्रू डिफरेंट मोड्स. ठीक है, पब्लिकली, न्यूज़पेपर में और प्लस टीवी वगैरह में, न्यूज़ में, इन सब में लोगों की राय को जानकर उसके बाद लॉ पास होता है. ठीक है, द लॉ इज बेसिकली पास्ड. अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज. अभी भाई साहब अनपॉपुलर, लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉज दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर. अनपॉपुलर मतलब नहीं यार ये तो गलत हो गया. ठीक है, देखिए पार्लियामेंट है, लोगों से बना हुआ है. ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान ने आकर बनाया है, तो डिफेक्ट तो होना ही है, कहीं ना कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि ह्यूमन है. ठीक है, टू अर्र इज टू ह्यूमन, मतलब यहाँ पे ह्यूमन नेचर के हिसाब से एरर्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकते हैं. तो हो सकता है कोई लॉ पास हुआ हो जो हमारे लिए फायदेमंद ना हुआ हो. ठीक है, तो लेट अस नाउ लुक एट द सिचुएशन वेयर द पार्लियामेंट पासेस लॉ. पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है which turns out to be very unpopular. ठीक है, sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal. ठीक है, constitutionally valid है और legal भी है. ठीक है, but it can continue to be unpopular. ठीक है, unpopular मतलब लोगों को पसंद नहीं है.
हालांकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है और वो लीगल भी है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। एंड अनएक्सेप्टेबल टू पीपल बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इज अनफेयर एंड हार्मफुल। जैसे इन्होंने बताया भाई साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें क्या हो रहा है, एक कम्युनिटी के लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रॉड तरीके से देखें तो डिवोर्सिस का पॉपुलेशन अगर बढ़ता रहेगा तो हमारे यहाँ पे कोई भी भाई साहब कल शादी करेगा परसों तलाक देगा, कल शादी करेगा परसों तलाक देगा, है ना। तो इससे तो काफी सारा क्राउड बढ़ता रहेगा जो अपना घर बार छोड़कर आई है आपके पास, ठीक है, आपके भरोसे। आप उसको अगर कल छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे भले ही एक कम्युनिटी को लग रहा है कि ये गलत है और हो सकता है उनके ऊपर ये जबरदस्ती किया जा रहा है, अनफेयर है या हार्मफुल है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखें या लीगैलिटी देखें इसकी तो सही है ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया का मैरिज एक्ट आप पे अप्लाई होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, व्हाटएवर, ठीक है। क्योंकि लॉ जो है वो आपके लिए भी, आपके ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, मेरे ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। लॉ का कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई वेल्थ वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लॉ सब पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च की जाने की बात की जाती है तो देयर इज अ कम्युनिटी व्हिच फील्स दैट इट इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज दे फील दैट इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल फॉर देम बिकॉज देयर रिलीजियस कस्टम्स डू नॉट अलाउ इट, ठीक है। सो ये एक तरीका है, ठीक है, ओके। हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, राइट अबाउट इट इन न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट टू टीवी न्यूज चैनल्स एक्सेट्रा। अगर आप टीवी न्यूज चैनल देखते होंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत सारे हॉट डिबेट्स या डिस्कशंस होते हैं, झगड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये एक कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है और इंडियन लीगल सिस्टम में इस लॉ को लाने की कोशिश की गई टू अबॉलिश द, ठीक है। In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. तो हमारा भाई साहब डेमोक्रेसी है और सिटीजन्स को ये पूरा अधिकार है कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ पास करती है जो उनको लगता है कि रिप्रेसिव या ऑप्रेसिव है तो उसको प्रोटेस्ट करें, ठीक है, ओके। When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. For example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often makes hawking and street vending illegal. तो देखो ये जैसे समझ लो अगर हॉकर्स होते हैं जो लोग मतलब रास्ते पे दुकान लगाकर भाजिया बेच रहे हैं या साड़ी कपड़े ऐसे बेच रहे हैं, ये इलीगल है, राइट, ये इलीगल है। लेकिन अगर ये इतना भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भाड़े पे दुकान लेकर करना या खुद की दुकान लेकर करना, तो इसलिए इनको रास्ते पे ही बेच बाज कर अपना जीवन चलाना पड़ता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक्स हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, ठीक है, ये इलीगल हो जाता है। नो वन विल डिस्प्यूट दैट नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेमेंट्स इजिली। अभी देखो फुटपाथ किस लिए बना है, ताकि लोग चल सकें, क्योंकि अगर आप रास्ते पे चल रहे होंगे तो गाड़ियां आ जा रही हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। समझ लो भाई साहब 10 लोग छाता लेकर रास्ते पे चल रहे, गाड़ी कहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फुटपाथ होता है, हर उसमें रोड के आजू बाजू देखो फुटपाथ रहेगा, फुटपाथ दिखेगा। लेकिन इस फुटपाथ का पर्पस क्या है, ताकि लोग कंफर्टेबली वॉक कर सके। लेकिन लोग ज्यादा करके उसी में ठेला लगाते हैं, लोग ज्यादा करके उस पर ही रात को सोते हैं, लोग भाई साहब उस पर ही अपना जीवन बिता रहे हैं। तो अगर लॉ वाइज देखा जाए तो ये तो गलत है ना, लॉ वाइज देखा जाए तो दिस इज इलीगल टू यूज द पब्लिक फुटपाथ्स फॉर ईदर बिजनेस पर्पसेस और फॉर योर पर्सनल यूज, ठीक है। तो ये गलत है ऑन द पेमेंट्स इजीली। However, one cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to millions living in a large city. लेकिन ये hawkers and vendors क्या करते हैं भाई साहब, हमको बहुत सारी चीजें, अभी अगर आप समझो भाई साहब ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं और किसी बड़े मॉल में गए, ज़्यादा पैसे का मिलेगा आपको, लेकिन वही ग्रोसरी जो है तो आपको किसी हॉकर्स या स्ट्रीट वेंडर से कम में मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका भी गुजर बसर हो जाता है, क्योंकि देखो बड़े बड़े शॉप्स जो होते हैं या बड़े बड़े जो आपके आउटलेट्स होते हैं उनको चलाने का एक खर्चा है, इतने सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनका एक खर्चा है, उस एस्टैब्लिशमेंट का एक खर्चा है। ये खर्चा आएगा कहाँ से, आपके पैसे से आएगा, आप जो पैसा देते हैं, ठीक है। तो however, one cannot also deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to millions living in a large city. This is their means of livelihood. भाई और कहाँ जाएंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि खुद की दुकान लेकर धंधा करें,
ठीक है. So this is the only means of livelihood. Hence, if law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflict. तो जो मतलब नॉर्मल लोग हैं जो रास्ते का व्यवहार कर रहे हैं उसको ये अनफेवरेबल लगे और हॉकर्स लोगों को फेवरेबल, या उल्टा हॉकर्स लोगों को अनफेवरेबल और इसको फेवरेबल, तो वैसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, है ना. कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू. तो भाई साहब यहाँ पे कोई भी सेगमेंट अगर किसी को लग रहा है कि ये अनफेयर है हमारे लिए, तो ये कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ने अगर लॉ बना दिया है तो वो अनडिस्प्यूटेड या अनचैलेंज्ड रहेगा. कोई भी लॉ अनडिस्प्यूटेड या अनचैलेंज नहीं हो सकता. इट कैन बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट. ठीक है, उसको हम कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी लॉ अगर पास हो गया और भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है या एक किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, तो कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर सकता है. ठीक है. डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास 6 बुक? ये भाई साहब वुमेन्स मूवमेंट है, देखिए. ठीक है. द फोटो देयर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड शो सॉलिडारिटी. तो सिटीजन्स बेसिकली ग्रुप वाइज आपके किसी भी लॉ के अगेंस्ट में मोर्चा निकाल सकते हैं, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यहां तक कि कोर्ट तक में अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. सॉलिडारिटी. ओके, सो यूनिटी दिखा सकते हैं. द फॉलोइंग पिक्चर्स पॉइंट टू अदर वेज इन पीपल प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉज. वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन्स डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और बस खत्म. ठीक है. योर रोल गोज बियॉन्ड दैट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया. ठीक है. ओके. रादर इट इज देन दैट वी बिगिन टू यूज न्यूज़पेपर्स rather it is then we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our member of parliaments. ठीक है. तो हमको भाई साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम न्यूज़पेपर्स या भाई साहब मीडिया को यूज करते हैं. ठीक है. एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज रिक्वायर्ड. तो अगर समझ लो कोई लॉ पास हुआ है बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विच इज नॉट बेनिफिशियल टू द एंटायर कम्युनिटी, तो उसके बारे में हम अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट कर सकते हैं. आज की तारीख में तो सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उस लॉ को गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप कोर्ट में भी उसको चैलेंज कर सकते हैं. And the court has to take a decision. Okay? If you file a petition or if you file a petition against the law, the court will have to take a decision whether it is correct or not, and it will have to either ban the law or make changes to the law. ठीक है. ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people. So, कुछ गिने चुने लोग जो पूरे देश को चला रहे हैं उनके हाथ में ही नहीं है पूरा लॉ को इम्प्लीमेंट करना. ठीक है. हम सब के हाथ में है लॉ को लाना और इम्प्लीमेंट करवाना. ठीक है. वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द फ्रेमिंग ऑफ लॉ एंड एज वेल एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. हम सब उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वी ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. ठीक है. दैट हेल्प्स पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स फंक्शंस प्रॉपरली. ठीक है. तो ये एक छोटा सा चैप्टर था which is basically ended, and we will now proceed to the next one here.